हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन की, जहां आज हम लोग बात करने वाले केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ऐसे बच्चे जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सेशन है बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं, अपने सवाल पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से यहाँ पे जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं खुद से एक बार ट्राई करें। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है देन आपके पास सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ही है। चलिए सवाल क्या कहता है देखते हैं। When sulfur is heated at 900 Kelvin, S8 is converted to S2। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, S8 कन्वर्ट हो रहा है S2 में। क्लियर? What will be the equilibrium constant for the reaction? आपको equilibrium constant बताना है if initial pressure of 1 atm falls by 25% at equilibrium। तो देखिए सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया है, जो सल्फर एसिड वो कन्वर्ट हो रहा है सल्फर H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो रिएक्शन को तो पहले आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे कुछ और गिवन नहीं है आपके लिए। हाँ, ये रिएक्शन दिया, आगे दिया गया व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको के इक्विलिब्रियम बताना है इस रिएक्शन के लिए। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm फॉल्स बाय 25% एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए सवाल में एक बहुत बड़ा हिंट आपके लिए दे दिया है। इनिशियल प्रेशर जो दिया गया है वो 1 atm दिया गया है, और सल्फर प्रोडक्ट जो H2 है वो आपको अज्यूम कर लेना होगा कि वो 0 है, क्योंकि उसके बारे में कुछ मेंशन सवाल में नहीं है। चलिए, तो आफ्टर सम टाइम मींस हम बात कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो जिस तरह से हम लोग मोल्स को डिसोसिएट करते हैं ना, सेम वे में आप प्रेशर को भी डिसोसिएट करके दिखा सकते हो। मींस यदि स्टार्टिंग प्रेशर पी आई था तो ये पी आई माइनस एक्स हो जाएगा। हम लोग ये चीज मोल्स के लिए करते थे कि एक्स मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर के साथ भी सेम एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे एक्स जो है वो मोल्स को डिनोट नहीं करेगा, ये एक्स जो है वो प्रेशर को डिनोट करेगा। बस और बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 मोल से ये 4 मोल बन रहा है, यदि इसका एक्स मोल डिसोसिएट हो रहा है तो ये क्या बन रहा होगा, 4x। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ एसिड बन रहा है, तो यहाँ x मोल डिसोसिएट हुआ तो ये 4x बनेगा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट जो है वो x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यदि इस रिएक्शन के लिए आपको k इक्विलिब्रियम निकालना है तो आपको इक्विलिब्रियम पे 4x और 1 माइनस x का वैल्यू पता होना, उसके लिए आपको x का वैल्यू पता होना। तो x कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया है। इनिशियल प्रेशर जो इट फॉल्स बाय 25%। इसका क्या मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू है वो 25% से फॉल कर जा रहा है, यानी 1 atm का 25% कितना हो रहा है, 25% 1 atm का जो निकाल रहे हैं वो सिंपली 1/4 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एसिड का जो प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैं एट इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर ऑफ एसिड है वो 1 माइनस एक्स के बराबर है, और x का यदि मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं 1 माइनस 1/4, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि जो सल्फर का प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम, ये P8 लिख दिया मैंने, ये PS8 आप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से प्रेशर ऑफ S2 की बात करें एट इक्विलिब्रियम तो वो है 4x के बराबर, और x का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, 1/4, मतलब कि ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1 है। प्रेशर ऑफ H2 कितना आ गया, 1। बड़ा ही सिंपल, यानी आपको इक्विलिब्रियम पे एसिड का भी प्रेशर पता चल चुका है जो कि 1 माइनस एक्स के इक्वल है, और H2 का भी प्रेशर आपको पता चल चुका है जो कि 4x के बराबर है। और अब आपको के इक्विलिब्रियम निकालना था, इजीली आप निकाल सकते हो यार। अब तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, पहले ये देखो, प्रेशर ऑफ H2 का पावर होगा 4, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, और नीचे आएगा प्रेशर ऑफ एसिड जिसका पावर में हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1, ये एसिड आएगा। तो अब के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 का पावर 4, H2 का प्रेशर है क्या, H2 का प्रेशर क्या 1 atm, तो 1 का पावर 4, 1 ही रह जाएगा। एसिड का प्रेशर कितना आया, तो एसिड का प्रेशर था 1 माइनस एक्स के बराबर, जो कि आ रहा है 3/4। तो 3/4 मतलब ये तो सॉरी यार, तो ये 1 का पावर 4 1 ही रह गया, ये 4/3 हो गया। तो इस तरह से के इक्विलिब्रियम का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 1/33। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन, डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, डी ऑप्शन, 1.33 atm। यूनिट की बात करें तो atm क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे atm का पावर 4 आएगा, नीचे एक atm आएगा तो कट के atm क्यूब बनेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल ही था,
बस और बस थोड़ा सा ये जो हिंट दिए गए थे उसको आपको लपक लेना था। क्लियर? चलिए, तो ये सवाल आपने किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर ये 40 होने वाला है। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के 38 क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए, तो अगेन देखते हैं। सिंपल सा सवाल मुझे जहां तक लग रहा है, सिंपल सा सवाल है। देखो, आप भी कर सकते हो, बस और बस केपी और केसी के बीच रिलेशन पता होना। सवाल क्या कहता है? फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिव्स N2O4 Kp by Kc is equal to, तो यहाँ पे Kp और Kc का रेशियो निकालना है, तो इनके बीच आपको रेशियो पता होना चाहिए। Kp और Kc का रेशियो क्या होता है? तो Kp by Kc इक्वल टू होता है RT टू द पावर डेल्टा Ng, जहां डेल्टा Ng हम क्या लेते हैं? तो डेल्टा N का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और G यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? G मींस गैसेस, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। गैसेस में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है वो लेना होता है। चेंज का मतलब होता है प्रोडक्ट का मोल्स माइनस रिएक्टेंट का मोल्स, दैट इज इट। अच्छा, ये दोनों के दोनों गैस हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा Ng का वैल्यू यदि हमें आपसे पूछे क्या हो जाएगा तो बता दें यार। इसके 1 मोल है और इसके 2 मोल है, तो प्रोडक्ट में 1 और रिएक्टेंट में 2 है, तो ये -1 आ रहा है डेल्टा Ng। तो Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT टू दी पावर -1, और -1 का मतलब क्या है? 1 अपॉन RT। तो यहां से बहुत ही सिंपली आपको दिख रहा होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बस और बस ये रिलेशन आपको पता होना। Kp बाई Kc इक्वल टू RT टू दी पावर डेल्टा Ng, या आप Kp इक्वल टू याद कर लो इस तरह से Kc इंटू RT टू दी पावर डेल्टा, ठीक है ना? सेम बात है दोनों। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बट कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, और आप यदि फार्मूला नहीं पढ़े हो, या फिर बच्चों का थोड़ा सा अंदर डर रहता है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर टफ होता है, तो इस चक्कर में वो इजी क्वेश्चंस भी करके नहीं आ पाते, क्योंकि वो चैप्टर अच्छे से पढ़े ही नहीं होते। एटलीस्ट बेसिक्स भी आपका अच्छा है ना, तो यार क्वेश्चंस यदि इजी आए तो एटलीस्ट आपसे छूटेगा तो नहीं। इसलिए चैप्टर्स आप पढ़ के जाए, पहला प्रायोरिटी यही होनी चाहिए आपकी। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 42। क्वेश्चन नंबर 42, सवाल क्या है देखते हैं यार। इन द सिस्टम x plus 2y gives z, the equilibrium concentrations of x, y and z इतना, find the equilibrium constant of the reaction। तो देखिएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है आपको, x का भी, y का भी और z का भी। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का बताना। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैं कहूंगा, सिंपली आपको इस रिएक्शन का आपको सब कुछ दिया है, बस और बस के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना है। तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट को लिखेंगे। नीचे क्या क्या आएगा? x आएगा और साथ ही साथ y का स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z क्या रख देंगे? 0.216। बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x है जो कि 0.06 है। फिर y का स्क्वायर, y का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.12, और इसका हमें स्क्वायर करना है। बस यही करना था। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो यार आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो चलिए यार इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा हम। चलिए, सॉल्व किस तरह से करा जाए? ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 3 2, यहाँ पे 1 0 बचा रह जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हो सॉल्व। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। तो यहाँ ऊपर बच रहा है 36, नीचे 12 इंटू 12 इंटू, देखो यार कैलकुलेशन आप खुद से करना, और जो कैलकुलेशन यहाँ देख रहे हो तो फिर ध्यान से ही देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 12 इंटू 12 मैंने कर दिया, तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 का पावर -2 आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो -4 आ जाएगा, और एक 10 यहाँ अलग से बैठा है पहले से। तो यहाँ से आप सॉल्व इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से 3 जा 12, 4 से 9 जा, फिर 3 से सिंप्लीफाई करो, 3 से 4 जा 12, 3 से 3 जा। ठीक है, तो इस तरह से आपका के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन देखिए क्या आएगा। अच्छा, ये 3 और ये 3 भी उड़ जाएगा, तो ऊपर ये नीचे 1/4 आएगा, और ऊपर ये -3 हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3। तो 1000/4 हो गया, जो कि आपका 250 आ रहा है क्या सॉल्व करने पे। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये वैल्यू? ऑप्शन ए। तो अगेन ये तो यार रियली में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना? इतने क्वेश्चन सिंपल डालता नहीं हूं मैं, लेकिन चलो ये क्वेश्चन डल गया था तो अच्छा बात है यार, थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस भी करके एक कॉन्फिडेंस आता है। अरे यार क्वेश्चन आगे बढ़ता चला जा रहा है। 44 42 मैंने किया था, तो अब नेक्स्ट जो हमारे लिए क्वेश्चन होगा वो है 43। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे।
ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा सवाल है, सवाल क्या है, कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन NH4HS सॉलिड NH3 प्लस S2S। ये S2S नहीं होगा, ये एक्चुअल में H2S होगा। देख लीजिए 3 2 5, ये H2S गैस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल में करेक्शन कर लेना, मिस प्रिंटिंग है। आगे क्या कहता है, ये एक रिएक्शंस दिए गए हैं। इफ द टोटल प्रेशर इनसाइड द रिएक्शन वेसल इज 1.2 atm। अच्छा, टोटल प्रेशर दिया हुआ है रिएक्शन वेसल के अंदर 1.2 atm एट 105 डिग्री सेल्सियस, तो आपको निकालना है Kp फॉर दिस रिएक्शन। तो अगेन देखेंगे आज, जब भी टोटल प्रेशर गिवन हो और साथ ही साथ ये है सॉलिड, तो यहाँ पे इसको तो NH3 गैस प्लस H2S गैस में तोड़ा जा रहा है। आपको निकालना था Kp फॉर दिस रिएक्शन। Kp का एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे प्रेशर ऑफ NH3, देखना ध्यान से, फिर प्रेशर ऑफ H2S होल डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ H2S और होल डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NH4HS को क्या लिखोगे आप? नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये है सॉलिड, सॉलिड को हम नहीं लिखते। तो केवल और केवल यही दो चीज Kp के एक्सप्रेशन में आएगा। मींस ये कि यार आपको इक्विलिब्रियम पे NH3 और H2S का प्रेशर पता होना। यदि आपको NH3 और H2S का प्रेशर पता है एट इक्विलिब्रियम, तो टेंशन खत्म, वैल्यू पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, काम हो गया, बस और बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए यार देखते हैं किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे, सबसे पहले NH4HS का इनिशियली कुछ प्रेशर रहा होगा, मतलब एक्चुअली में तो ये सॉलिड है तो प्रेशर तो जीरो रहेगा, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब भी कोई सॉलिड का भी आपको डिसोसिएशन लिखना हो, उसका डिकम्पोजिशन को लिखना हो, तो आप सॉलिड को भी एज ए गैस ट्रीट कर लो। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका प्रेशर को जीरो कर देंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि जब आपको एक्सप्रेशन लिखना हो एक्स के टर्म में, डिसोसिएशन का जो एक्सप्रेशन लिखना होता है, उस समय आप क्या करोगे, सॉलिड को भी आप गैस मान के ही चलो। तो यदि हम ऐसा मानते हैं तो इसका क्या हो जाता है, पी नॉट स्टार्टिंग प्रेशर, और ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और ये भी एक्स। देख लो यार, रिएक्शन बैलेंस था ना, रिएक्शन बैलेंस को दिक्कत, ये पी नॉट माइनस एक्स और ये एक्स, ये इक्विलिब्रियम पे हो गया। और स्टार्टिंग में ये पी नॉट 0 0 मैं नहीं लिख रहा हूं, उसे आप समझ जाना यार यहाँ पे। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे आपको दिया गया है टोटल प्रेशर दिया गया है। इक्विलिब्रियम का प्रेशर पहले किसके बराबर होगा ये बताइए। तो जब भी टोटल प्रेशर बोला जाता है तो टोटल प्रेशर का मतलब सारे प्रेशर्स, सारे प्रेशर्स का मतलब यदि रिएक्टेंट में भी गैसेस होते हैं तो उनको भी हम ऐड करते हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट को भी ऐड करते हैं, दोनों चीजों को ऐड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे केवल और केवल NH3 और H2S है, तो इक्विलिब्रियम पे हम दोनों का प्रेशर को ऐड कर देंगे, प्रेशर ऑफ NH3 प्लस प्रेशर ऑफ H2S। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सवाल में ऑलरेडी आपको दिया है 1.2 atm, और ये वैल्यू x और ये भी वैल्यू x, x प्लस x 2x। ठीक है, समझ में आ रही बात कैसे हुआ यहाँ से? तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये 0.6, x का वैल्यू 0.6 आया। ठीक है, आपको क्या निकालना है ये जरा देखो, आपको निकालना था Kp, तो Kp के लिए आपको x ही तो चाहिए था। तो Kp इक्वल टू क्या लिखोगे, NH3 का प्रेशर जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है, प्रेशर ऑफ H2 जो कि अगेन किसके बराबर, x के बराबर। तो Kp इक्वल टू क्या आ गया, x का स्क्वायर, और x का वैल्यू कितना है 0.6, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे यहाँ सिंपली। जीरो 0.6 का स्क्वायर कर दोगे तो इस तरह से Kp इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो ये 0.36 यूनिट रहेगा एटीएम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया है। चलो देखो यार, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। 2x, x का वैल्यू 0.6 सही है, ये x का स्क्वायर हो जाएगा Kp का एक्सप्रेशन NH3 इंटू H2S, तो x स्क्वायर और x का वैल्यू मैंने 0.6 निकाला, 0.6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 0.36 आ जाएगा, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या यार, ऑप्शंस गलत दिए हैं। NH4HS NH3 टू टेगा प्लस H2S 1:1 करे से। टोटल प्रेशर इनसाइड द रिएक्शन वेसल इज 1.8 atm, वो सॉलिड है, गैस है, गैस है, सब कुछ यार सही है। तो आंसर जो एक्चुअल आंसर होगा वो 0.36 ही होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में जरूर मिस्टेक होगा, हो सकता है यार ये 0.56 की जगह पे 0.36 हो। ठीक है ना, तो स्टेप्स हमारा सही है, आंसर हमारा सही है। तो आप किसी एक ऑप्शन को सही कर लेना, ऑप्शन में भी यही, मतलब 536 की जगह पे हो सकता है 56 हो गया हो। ठीक है,
चलिए तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। ये सवाल क्या कहता है थोड़ा देखेंगे आप लोग खुद से। ये रिएक्शन भी सिमिलर है लास्ट रिएक्शन के, बस थोड़ा सा अंतर है। फॉर अ रिएक्शन NH4COONH2, ये कोई एक सॉलिड है, इसको अगेन डिकम्पोज किया गया, डिसोसिएट किया गया, तो ये 2NH3 और CO2 गैस दे रहा है। यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कर लेना। बोला गया द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 3 atm, इस पर इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है और अगेन Kp आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? Kp फाइंड आउट करना है। तो चलिए यार अगेन देखो यार, इस रिएक्शन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स बिल्कुल सेम ही होगा जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में स्टेप्स लिए थे। यहाँ 2NH3, ये गैस है, CO2 ये भी गैस है, और ये आपका सॉलिड है। ओके, तो इसका स्टार्टिंग प्रेशर यदि हम T इक्वल टू 0 पे चले तो T इक्वल टू 0 पे 0 0 और ये P नॉट माना था मैंने। ये T इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये P नॉट माइनस एक्स, देखो सॉलिड है, इसका प्रेशर कहीं भी कंसीडर होगा नहीं, बट मैं जस्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए P नॉट माइनस एक्स मान दिया। ओके, अच्छा इक्विलिब्रियम पे आपको प्रेशर दिया है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 3 atm। इसका आगे मतलब क्या होगा कि ये टोटल प्रेशर 3 atm है, मतलब ये 2x प्लस एक्स। NH3 का और CO2 का प्रेशर टोटल जो दिया है वो आपको क्वेश्चंस में दिया है 3 atm। तो 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ रहा है 1। x1 आ गया, इसका मतलब आपको इक्विलिब्रियम पे NH3 का प्रेशर भी पता चल गया है जो कि 2x के बराबर था, तो 2 into 1 2 कर दोगे, और साथ ही साथ CO2 का भी प्रेशर आपको पता चल गया है इक्विलिब्रियम पे जो कि x के बराबर था, दैट इज। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या आपको फाइंड आउट करना था Kp, तो Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ, यही दो टर्म्स है, यही दोनों को आप यहाँ पे लिखोगे। तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, दैट इज प्रेशर ऑफ NH3 किसके बराबर था? 2x, या NH3 का प्रेशर आपने ऑलरेडी निकाला है 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। CO2 का प्रेशर कितना था? 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देख लीजिए यार क्या करना है। तो इस तरह से Kp का एक्सप्रेशन यार सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा। 4 यूनिट की बात करें ATM स्क्वायर, ये ATM क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? 4 ATM क्यूब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो देख सकते हो बिल्कुल वही स्टेप्स को फॉलो किया मैंने जो लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था, तो इसलिए भी आप मतलब कि ये सवाल खुद से भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, प्री वाई क्यूज में भी आपको दिखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखता हूं मैं 44। अब मैं आता हूं नेक्स्ट 45 पे। चलिए यहां सवाल क्या है? फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट 298 केल्विन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज 200। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू आपको गिवन है, फाइंड आउट क्या करना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिग्री सेल्सियस, डेल्टा जी नॉट होगा, ठीक है ना, ये आप डेल्टा जी नॉट कर लोगे। डेल्टा जी नॉट एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे आपको डेल्टा जी नॉट का वैल्यू बताना है। तो अगेन यार सीधा सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट, इनके बीच में आपको रिलेशंस बस पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना रिलेशंस में, बात खत्म। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए दो चीजें हैं, एक तो पहले डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में रिलेशन क्या होता है ये पता होना, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन होता है ये आपको पहले पता होना। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln या QC लिखते हैं। QC इसलिए क्योंकि रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो भी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है तो उस समय हम लोग QC लिखते हैं और यहाँ डेल्टा जी ही रहता है। लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछे गए हैं, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है या डेल्टा जी नॉट जीरो होता है, तो याद रखेंगे कौन सा टर्म जीरो हो जाता है? डेल्टा जी वाला टर्म जीरो हो जाता है। और जैसे इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो QC ही आपका क्या कहलाता है? KC या K इक्विलिब्रियम बोल लीजिए आप। ओके, चलिए तो अब यही वाला रिलेशन आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू बन जाएगा माइनस RT इंटू ln KC या K इक्विलिब्रियम आप लिख लो। आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना था और बाकी सारे वैल्यूज आपको गिवन है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या रखोगे? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस R, कैलोरी में चल रहा है आंसर, तो आप R का वैल्यू कैलोरी में क्या लेते हो? 2
2 कैलोरी, ये भी कैलोरी है, किलो कैलोरी भी नहीं है। टेम्परेचर आपको क्या लेना है 298। और यहाँ ln के इक्विलिब्रियम, ये ln है और ln का मतलब होता है बेस ही। और आपको जो वैल्यू पता होता है वो बेस 10 के लिए वैल्यू पता होता है, वो log 2 log 3 का वैल्यू जो आप याद रखते हो, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। तो ये जो वैल्यू होता है वो एक्चुअल में log बेस 10 के लिए होता है। ln का मतलब log बेस e होता है। तो पहले आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आए ln बेस x है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, ये log बेस 10x मतलब बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। ये अभी ln था, तो ये ln के लिए 2.303, अब ये log और ये बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? तो अब आपको डेल्टा जी नॉट निकालना था, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तो करने की जरूरत नहीं, बस और बस कैलकुलेशन ही बचा हुआ है। 2 इंटू 298 इंटू 2.303 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 200, तो ये log 200 लिख दिए। log 200 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो log 200 का वैल्यू देखो यार, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, log आना चाहिए इतना। 200 को log 2 इंटू 100 लिख सकते हो log के प्रॉपर्टी से, और 200 का मतलब होता है log 2 log a इंटू बी, तो log a प्लस log b। देखो यार मैं कैलकुलेशन भी सिखा दे रहा हूँ किस तरह से होते हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम जा रही हो कैलकुलेशन में, log के वैल्यू को सॉल्व करने में दिक्कत जाती है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो ये log 200 का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, log 2 होता है 0.30 और log 100 होता है 10 का पावर 2, तो ये वैल्यू आता है 2.3। तो ये log 200 का वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल में 2.30 के इक्वल होता है। आपको डेल्टा जी नॉट निकालना था, तो डेल्टा जी नॉट देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्सप्रेशन, -2 इंटू 298 इंटू 2.303 को 2.3 रहने देते हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस। और फिर log 200 था जिसका वैल्यू अगेन क्या आ गया 293 आ गया। अब जरा हम ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देंगे और कैलकुलेशंस अगेन परेशान करने वाला है। ऑप्शंस को यदि देखें तो 13.13, 0.13, 0.413 और 3.158। ऑप्शंस में देखोगे तो ठीक ठाक गैप है, एक 13 पॉइंट में, एक 0 पॉइंट में, 0 पॉइंट में दो है, 0.1 है, 0.4 है, और एक 3 पॉइंट में। तो ऑप्शंस में ठीक ठाक डिफरेंस है। दो ऑप्शंस थोड़ा सा जो ज्यादा पास में वो ये दिख रहे हैं। इस चीज को मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे यदि ऑप्शंस में डिफरेंस अच्छे खासे हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन का मतलब 298 को 300 मान लो, आंसर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ठीक है ना, मतलब आप कैलकुलेट मतलब आप सही आंसर तक पहुंच ही जाओगे। चलिए फिलहाल इसको 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 1 कैरी, ये इतना, और ये 2.3 इंटू 2.3 है, ठीक है ना। तो इसे आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो यार मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूं, आप लोग देख लेंगे खुद से भी, सिंपल सा कैलकुलेशन है, लगभग फाइनल स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये 596, ये 23 है, 3 6 18, 3 9 27, 28, 2 3 5 15 और 2 17, 2 6 12, 2 9 18, 1 19, 2 5 10 और 1 11। तो ये 8 10 9 7 16, 1 17, 2 1 3 और ये फिर से फर्दर 2.3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 8 24, 2 3 7 21, 2 3 3 9 2 11, 3 1 3 1 4, ये 4 1 1, ये 2 है, फिर 2 8 16, 2 2 7 14, 2 3 6 1 7, 2 1 2, इसे आप ऐड कर दोगे तो 4 6 2 8 2 5 11 3। ये जो वैल्यू आ रहा है डेल्टा जी नॉट का माइनस में 315,284 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। और इसमें 2 पॉइंट थे तो 2 डिजिट पहले आप पॉइंट पुट कर दोगे और फिर ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, ये किसी यूनिट में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ एसआई यूनिट में ही रखा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी जूल बोल रहा हूं मैं, गलती से जूल बोल दिया, यहाँ पे एक्चुअली किसमें आएगा, कैलोरी में, क्योंकि मैंने सारे वैल्यू, सारे का मतलब क्या, आर से ही डिसाइड होगा इसका यूनिट, और आर कैलोरी में रख रहा हूं तो यार आंसर फाइनली जो है वो कैलोरी में ही आएगा। तो इस तरह से ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ये आया है।
किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट बैठा दीजिए, 3.1528 ये किलो कैलोरी हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन सिंपल था, रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, और दूसरा चीज थोड़ा कैलकुलेशन आपको करते समय पेशेंस रखना, दैट्स इट। ठीक है ना। फिर बाकी क्वेश्चंस में या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा है। ओके चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ली चैटरियल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं यार आजकल। चलिए देखेंगे सवाल। फॉर द रिएक्शन PCl5 गैस गिव्स PCl3 प्लस Cl2, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है PCl5 का डिकम्पोजिशन दिया गया है, आपको बताने के फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन किस कंडीशन में फेवर करेगा। ओके फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब हमको आगे की बात करनी है। तो चलिए, सबसे पहला इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो याद होगा ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटरली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, मींस इफ अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब by changing concentration, pressure, temperature, volume और by adding inert gas, मतलब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मस्त ए से बी, बी से ए आ रहा था, ए से बी, बी से ए आ रहा था, जा रहा था, मतलब इक्विलिब्रियम पे था प्रोसेस, और ऐसे में आप इस इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करते हो। छेड़छाड़ का मतलब इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी को बाहर से ऐड कर दो, या जो बन रहा है उसको निकाल लो, ए को यहां से निकाल लिया, बी को यहां से निकाल लिया, तो एक बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा होगा ना। प्रेशर आपने बढ़ा दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को कम करके या ज्यादा करके, या आपने हीट करना बढ़ा दिया तो टेम्परेचर भी ज्यादा कम करके आप इसका टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, या आप बाहर से कोई इनर्ट गैस ऐड कर दो, लाइक हीलियम नियॉन आर्गन गैस ऐड कर दो। तो ऐसे में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम जो है ये अब डायरेक्शन चेंज कर लेता है। पहले तो इक्विलिब्रियम पे था, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रेट से हो रहा था, सेम रेट से हो रहा था, लेकिन जैसे आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो अब ये सेम रेट से नहीं होगा, इधर ये फॉरवर्ड जा रहा होगा या फिर बैकवर्ड आ रहा होगा। तो ये किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो ली चैटरली प्रिंसिपल का बताता है। और ली चैटरली प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि जो आप चेंज कर रहे हो रिएक्शन उसको जस्ट अपोज करेगा, रिएक्शन जस्ट उसको अपोज करेगा। मान लीजिए आपने किसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, फॉर एग्जांपल आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रिएक्शन चाहेगा कि रिएक्शन इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा या बैकवर्ड आ रहा होगा। तो जब ये फॉरवर्ड जा रहा होगा तभी तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होगा, और बैकवर्ड में तो ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। तो इसलिए यदि आपने मान लो कि आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन चाहेगा ए को बढ़ाना, और आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन चाहेगा ए को कम करना, और ए का कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्शन। तो एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया किस तरह से डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। ओके बाय द वे, हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या कहते हैं, चलिए सवाल क्या कहता है। पहला इनर्ट गैस ऐड किया जा रहा है, तो इनर्ट गैस के बारे में यार आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस के एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, मींस रिएक्शन रिमेंस एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन रिमेंस एट। तो इसलिए इनर्ट गैस यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। दूसरी बात, एडिंग Cl2 गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cl2 गैस को ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखो Cl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन, जब आप Kp या Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उस एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें आएंगी, ये सारी चीजें आएगी। तो Cl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्या आप यदि बाहर से Cl2 इंट्रोड्यूस कर रहे हो मतलब ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट लेकिन मोल्स बढ़ जाएगा, मतलब एक तरह से आपने Cl2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। और Cl2 का यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन क्या चाहेगा, अभी मैंने आपको समझाया था, तो रिएक्शन जस्ट अपोज करना चाहेगा जो आप चेंज कर रहे हो। मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन Cl2 का बढ़ाया, रिएक्शन चाहेगा कम करना इसको। रिएक्शन कम करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड आएगा, जरा सोचिए। तो आपने बढ़ाया, रिएक्शन चाहेगा इसको कम करना, कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। कहां भागेगा, बैकवर्ड भागेगा, तभी तो ये कम होगा। यदि रिएक्शन फॉरवर्ड आने लगे तो Cl2 का अमाउंट तो बढ़ने लगेगा, लेकिन रिएक्शन क्या चाह रहा होगा,
कम करना। क्यों? क्योंकि आपने Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, आपने Cl2 बाहर से ऐड किया एक तरह से इनडायरेक्टली, मतलब है कि Cl2 का आपने अमाउंट बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रिएक्शन चाहेगा इसको कम करना, वो तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन किधर जा रहा होगा, बैकवर्ड। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि और ए भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा था। तो ए और बी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट प्रेशर। PCl5 आप ऐड कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, अगेन मतलब वही हो गया कि आपने PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। अब यदि आपने PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्शन क्या चाहेगा? तो अगेन रिएक्शन अपोज करेगा। अपोज का मतलब आपने बढ़ाया तो रिएक्शन चाहेगा इसको कम करना। अब कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा, आप सोच लीजिए, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? तो यदि इसका आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन चाहेगा इसको कम करना, उसके लिए रिएक्शन कहां भागेगा, आगे की ओर, फॉरवर्ड। क्यों? जब ये फॉरवर्ड जाएगा तभी तो ये कम हो पाएगा। तो इसीलिए सी ऑप्शन में यदि आप PCl5 ऐड कर रहे हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, जिससे कि इसका अमाउंट कम हो। ये तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर सी में आप बोल सकते हो कि रिएक्शन कहाँ प्रोसीड कर रहा होगा, फॉरवर्ड। इसलिए आंसर तो आपको पता चल गया, ऑप्शन सी। बाय द वे ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम कंटेनर का कम कर दो। देखो वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होता है यार, तो वॉल्यूम को आप हमेशा प्रेशर से रिलेट करके देखो। किससे? प्रेशर से। यानी वॉल्यूम को कम करने का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग द वॉल्यूम का मतलब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहेगा, जिधर ज्यादा प्रेशर होगा रिएक्शन उधर ही जाएगा। इतनी बात तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, अब वॉल्यूम भले ही आपने कम किया, लेकिन इनडायरेक्टली मैं बोल दूंगा प्रेशर बढ़ा दिया। क्योंकि कहीं भी आप यदि मान लीजिए यही है, इसी को आप इसको यदि कम कर दोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो यार, मान लिया ऐसा है, पहले ऐसा था और इसका आप वॉल्यूम कम कर दिए, ये पिस्टन इसके ऊपर लगा था और इसको आपने वॉल्यूम कम कर दिया कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही वॉल्यूम कम कर दोगे तो अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए जब भी वॉल्यूम कम करा जाता है तो एक तरह से प्रेशर बढ़ जाता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब प्रेशर यदि बढ़ गया तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो बोलता है कि रिएक्शन हम उधर ले जाएंगे जिधर प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम किधर है ये कैसे डिसाइड करोगे? तो प्रेशर हम लोग किसी भी रिएक्शन में देखते हैं मोल्स ऑफ गैस से। कैसे डिसाइड करते हैं प्रेशर को? मोल्स ऑफ गैस। जहां गैस के मोल्स ज्यादा होंगे वहां प्रेशर ज्यादा, जहां गैस ऑफ मोल्स कम वहां प्रेशर भी कम। अब बताओ, यहाँ पे PCl5 गैस 1 मोल है और यहाँ पे PCl3 Cl2 1 और 1 2 मोल है, यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है। प्रेशर बढ़ा दिए तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां प्रेशर कम है। प्रेशर कम कहां है? रिएक्टेंट साइड में, मतलब रिएक्शन भागेगा बैकवर्ड। तो इसलिए आंसर डी भी नहीं हो सकता है। आपको बताना था फॉरवर्ड रिएक्शन कहां पे हो रहा है, तो उसके ऑप्शन सी जो है वो ही केवल करेक्ट आंसर हो पाएगा। तो उम्मीद है यार ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से किसी का इफेक्ट को देखते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और सवाल है ली चैटलियर प्रिंसिपल पे भी। तो ये क्वेश्चन तो यार बिल्कुल आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी, टेम्परेचर का इफेक्ट आपको नहीं बताया था। तो आपको यदि आता हो तो आप एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं तो फिर सॉल्यूशन तो है ही है। चलिए एक एक करके चारों ऑप्शंस को हम देखेंगे। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा ये तो आप यार खुद से भी बता सकते हो कि प्रेशर से रिएक्शन किधर जाएगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो खुद भी। तो आपको पहले रिएक्शन को किधर ले जाना है, द रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय। ये विल बी फेवर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो, यहाँ पे ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, कुछ तो ऐसा नहीं लिखा है सवाल में कि आपको फॉरवर्ड ले जाना है बैकवर्ड ले जाना, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसने बस बोला है कि रिएक्शन विल बी फेवर्ड। तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन फेवर करने का मतलब रिएक्शन आगे की ओर जाना चाहिए। कोई भी चीज आगे की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं ना, इसलिए फेवर का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक तरह से आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहां पे रिएक्शन जा रहा होगा यही बताना है। तो यार पहले तो प्रेशर के टर्म्स में और दूसरा टेम्परेचर के टर्म्स में, सारे ऑप्शंस देखो प्रेशर और टेम्परेचर से, तो आपको वही चीजें प्रेडिक्ट करनी है। तो प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग किस तरह से उस बेसिस पर डिसाइड करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन कहां होगा। तो पहले प्रेशर की बात करते हैं। पहले बताइएगा SO2, O2, SO3 सबके सब गैसेस होते हैं, वो क्वेश्चन में दे भी दिया होगा आपको एग्जाम में, यहाँ पे नहीं दिया कोई बात नहीं। सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड सबके सब गैस हैं। प्रेशर ज्यादा कहां है जरा देखो, यहाँ पे 2 मोल्स और इसके 1 मोल्स, 3 मोल्स गैस के हैं,
यहाँ पे केवल और केवल 2 मोल्स गैस के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा है, प्रोडक्ट का प्रेशर कम। ये चीज समझ में आ रहा है? आपको यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना है तो प्रेशर को कम करोगे कि ज्यादा करोगे? प्रेशर को कम करोगे कि ज्यादा करोगे? तो प्रेशर यदि आपने कम कर दिया, प्रेशर आपने यदि कम कर दिया तो रिएक्शन जाएगा ज्यादा प्रेशर की ओर, मतलब कि जहां प्रेशर ज्यादा, रिएक्टेंट में ज्यादा है ना, इसलिए प्रेशर कम कर दिए तो रिएक्शन इधर भागेगा ज्यादा प्रेशर की ओर, और आपने यदि प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन जाएगा कम प्रेशर की ओर। कम प्रेशर किधर है? फॉरवर्ड। यानी पहला चीज तो आप समझ रहे होगा कि यार प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा आपको? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे रिएक्शन चाहेगा लो प्रेशर की ओर जाना, प्रेशर कम करना चाहेगा, और वो लो प्रेशर किधर आपको दिख रहा होगा? इधर साइड। क्लियर? और दूसरा टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर अगेन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो भी हो, यहाँ पे प्लस हीट इधर लिखा है तो एक्सोथर्मिक हो गया, या डेल्टा एच निगेटिव लिखा होता तो ये भी पहचानने का तरीका है कि यार रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक तो डायरेक्ट लिख कर देगा एक्सोथर्मिक है, अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हो डेल्टा एच निगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, या हीट प्रोडक्ट साइड में लिखा है मींस वो एक्सोथर्मिक है, और यदि यही हीट रिएक्टेंट साइड में होता इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता। बाय द वे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिएक्शन कैसे नेचर का? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर हम बोलेंगे यहाँ ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करोगे यदि आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो देखिएगा, टेम्परेचर मान लीजिए हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम कहां है? टेम्परेचर इधर कम है भाई। यहाँ हीट दिख रहा है, हीट दिख रहा है मींस यहाँ प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर हम ज्यादा बोलेंगे, ठीक है ना? समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बट द वे एक रिलेशन होता है उससे आप ये डिसाइड करते हो, बट क्वेश्चंस बनाने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। हीट इधर है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है। आप टेम्परेचर यदि बढ़ा दिए तो रिएक्शन जाएगा कम टेम्परेचर की ओर। टेम्परेचर कम कहाँ है? इधर। मींस रिएक्शन यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो आप ऐसे में क्या कर चाहोगे? टेम्परेचर को कम करना। टेम्परेचर यदि कम करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, जहां हीट ज्यादा हो। मींस कहां पे आपको हीट ज्यादा दिख रहा है? फॉरवर्ड में। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड, आपको यही तो चाहिए। तो इसलिए प्रेशर के टर्म्स में हमने क्या देखा? हाई प्रेशर, और टेम्परेचर के टर्म्स में क्या देखा? लो टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन सही है? हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो कि ऑप्शन, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ आई बात? तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप कर सकते हो, इतने कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे अब। अच्छा, कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा, क्या है? अच्छा ठीक, नीचे रख देंगे और ऊपर बंद है। अच्छा, तो कोचिंग का चाबी यहीं पे रख दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48। ये है नेक्स्ट सवाल। सवाल है 5 moles of PCl5 are heated in a closed vessel of 5 liter capacity। तो देखिएगा PCl5 के 5 moles लिए गए हैं, 5 लीटर कैपेसिटी है। At equilibrium 40% of PCl5 is found to be dissociated। तो ये PCl5 था स्टार्टिंग में, इस वेसल का वॉल्यूम दिया गया 5 लीटर, और इस PCl5 को हीट किया जा रहा है। तो यार PCl5 को हीट करने पे आपको क्या क्या मिलेगा? PCl3 और Cl2 ही मिलेगा। ओके, तो PCl5 को हीट किया गया, PCl5 गैस होता है ये भी आपको पता होगा, PCl3 गैस और साथ में Cl2 गैस मिलेगा। तो ये दो चीजें मिलने वाली है, PCl5 को हीट करोगे तो PCl3 और Cl2 गैस मिलने वाला है। ओके, आपको बताना है इक्विलिब्रियम पे 40% ऑफ PCl5 इज फाउंड टू बी 40% डिसोसिएट हो रहा है। तो आज का जो मैंने पहला सवाल किया था ना, थोड़ा सा या ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc? आपको Kc का वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले
अच्छा वहां पे प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर नहीं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात हो रही है। तो यहाँ पे मोल्स है 5 मोल्स, स्टार्टिंग में ये दोनों मान लीजिए क्या है 0 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये x और ये x, ये इक्विलिब्रियम पे मैंने मान लिया कि ऐसे ऐसे होंगे। और x का वैल्यू मैं क्या ले लूंगा, तो x क्या बोला गया कि यार 40% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 5 मोल्स स्टार्टिंग में था और इसका 40% डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू होगा वो 40% ऑफ 5 होगा। इसे आप यार काट छाट करके देख लो, 5 से 2 जा, 2 से 2 जा, यानी x का वैल्यू जो आया वो 2 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे आपको एक तरह से मोल्स PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का मोल्स एट इक्विलिब्रियम पता चल चुका है, क्योंकि आपको x पता चल गया, मींस आपको सबका मोल्स पता चल गया, ठीक है। और आपका वॉल्यूम भी दिया था कंटेनर वेसल का 5 लीटर, तो एक तरह से मोल्स और वॉल्यूम दोनों पता है, मींस आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन पता है तो यार आप इजीली Kc तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं फिर भी एक बार मोल्स ऑफ PCl5। मैं डायरेक्ट अब क्या करता हूं, मोल्स के जगह पे मैं डायरेक्ट सभी के कॉन्सेंट्रेशन को लिख रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 क्या लिखूंगा मैं, तो ये 5 माइनस एक्स का वैल्यू 2 आया था, ये 3 मोल्स बचेगा, ये 2 मोल्स बचेगा, ये भी 2 मोल्स बचेगा। सभी के मोल्स हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन हम लिखने जा रहे हैं तो 3/5 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, तो ये सब मोल्स है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी है। फिर Cl2 की बात करेंगे तो ये भी 2/5। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया। आपको फाइनली क्या निकालना था Kc, तो Kc का एक्सप्रेशन आप लिख लो यार। Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखोगे PCl3 इनटू में Cl2 और होल डिवाइडेड बाय में क्या आएगा PCl5। तो इस तरह से Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, PCl3 जो कि कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन 2/5 है, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2/5 और नीचे आ जाएगा 3/5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए यार। Kc इक्वल टू 2/5 और ये 3/5 को 5/3 लिख लीजिए, एक 5 उड़ा दीजिए तो Kc इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, 4/5 3 जा 15, तो ये 0.40, 15 2 जा 30, 10 15 6 जा 90, 0.26 के अप्रॉक्स में आएगा, जो कि आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 48 था। आता हूं अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, देखो यार ये जो हमने स्लाइड बनाया है, जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये आपके पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को टच करते हुए हमने बनाया कि यार जिस भी तरह के कॉन्सेप्ट टॉपिक्स है ना, वो आपको एटलीस्ट इस सेशन में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस, पूरे के पूरे टॉपिक जरूर टच हो जाए, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। चलिए सवाल है 0.6 मोल ऑफ PCl5, 0.3 मोल ऑफ PCl3 एंड 0.5 मोल ऑफ Cl2 आर टेकन इन अ 1 लीटर फ्लास्क टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो देखो यार एक रिएक्शंस आपको गिवन है, इसमें इनिशियली PCl5, PCl3 और Cl2 के स्टार्टिंग में इतने मोल्स लिए गए थे। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको दे दिए गए हैं। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करनी है। तो देखिएगा यार सीधा सीधा सवाल ये बोला जा रहा है कि यार यदि Kc का वैल्यू इतना दिया गया है तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, यदि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे PCl5, PCl3 और Cl2 का मोल्स यदि ये हो कंटेनर के अंदर, यानी कंटेनर के अंदर PCl5, PCl3 और Cl2 का मोल्स आपको गिवन है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, और Kc का वैल्यू भी दिया, आपको इस बेसिस पे, इस डाटा के बेसिस पे बताना है कि रिएक्शन किधर की ओर जा रहा होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट से रिलेटेड सवाल है, जिसमें क्या कहा जाता है कि यार कोई रिएक्शन यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ही चाहता है अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना, हमेशा ही इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश नहीं, इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करना चाहता है। यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ जाए, मतलब वो इक्विलिब्रियम का पीछा करता है, जब तक उसको वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, ये क्यू लिख दिया मैंने, यहाँ पे Kc लिख देता हूँ,
ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका केसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसका जो रेशियोज होते प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स के, जो क्यूसी में किसे कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसा है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे जो प्रोडक्ट और बी का पावर बी ए का पावर है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है इन जनरल इसको हम क्यूसी कहते हैं, जिसे रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है इन जनरल। यदि यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो और हम यहाँ जो बी और ए का जो कॉन्सेंट्रेशन पुट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दें, तो ऐसे में यही क्यूसी ना होकर केसी कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल यदि हमें नहीं पता रिएक्शन कहाँ है, नहीं है, इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है, तो ऐसे में क्यूसी इसको कह देते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट कह देते हैं। मान लीजिए क्यूसी का वैल्यू लेस देन केसी है, इससे क्या आइडिया मिला आपको, इससे ये आइडिया मिला कि यार क्यूसी कम है तो रिएक्शन चाहेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करना, इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करना, और उसके लिए भागेगा आगे, और क्योंकि केसी यहाँ है ना तो ये आगे की ओर भागेगा, मतलब कि ऐसे में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। एफ क्यूसी यदि आपका वैल्यू ज्यादा आ रहा है केसी से, तो अगेन रिएक्शन चाहेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करना, उसके लिए क्यूसी इधर है, केसी तो इधर है, तो ये क्या चाहेगा, इसको दिख रहा है केसी इधर, तो ये इधर की ओर भागेगा, मतलब अब रिएक्शन आ रहा होगा बैकवर्ड। और यदि क्यूसी का वैल्यू इक्वल टू केसी आ रहा मींस रिएक्शंस विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल था उस सवाल पे आते हैं। तो सवाल में आपको बस और बस यही क्यूसी निकालना और उसको केसी से कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे जो सवाल था उसके लिए आप क्यूसी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, PCl3 ऊपर आएगा, Cl2 और होल डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, PCl5। आपको सभी का मोल्स गिवन है, PCl3 का मोल्स कितना देखें, PCl3 है 0.3 मोल्स, वॉल्यूम 1 लीटर फ्लास्क कहते हैं, वॉल्यूम से तो टेंशन ही, डिवाइड कर दो, मोल्स बाय वॉल्यूम यही होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, बट वॉल्यूम सबके लिए सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Cl2 की बात करें तो Cl2 हो जाएगा 0.5/1, और नीचे आएगा PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कितना है PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन 0.6। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 2 जा 0.5/2 करोगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट, हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.25 है, और जो वैल्यू दिया है वो 0.2 दिया है, या फिर इसको 0.20 आप बोल लीजिए। तो इस तरह से कौन सा वाला वैल्यू आपका ग्रेटर आपको दिख रहा है, तो ये क्यूसी का जो वैल्यू है वो आपको ग्रेटर देन मिलेगा किससे, केसी। केसी का वैल्यू 0.2 था, और ये वैल्यू जो आपको मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है, उससे बड़ा वैल्यू मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन क्यूसी का वैल्यू केसी से ग्रेटर है, इसका मतलब रिएक्शन आपका बैकवर्ड आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यार उम्मीद है कि यार यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन सिंपल था, बस और बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने है, नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने है वो ये है, जरा आप लोग सवाल पहले देखें, ट्राई करने की कोशिश करें। सवाल क्या कहता है पहले एक बार हम लोग यार रीड करते हैं। At 727 डिग्री सेल्सियस एंड 1.23 atm ऑफ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो ये टेम्परेचर आपका दिया है 727 डिग्री सेल्सियस और 1.23 atm है टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर 1.23 atm है। SO3 is partially dissociated into SO2 and O2, मींस SO3 टूट रहा है किसमें किसमें, SO2 और O2 में। यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरह से। डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 0.9 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे अगेन डेंसिटी दिया है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी दिया है, आपको बताना क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो यार अच्छा सवाल है, जब भी इस तरह के सवाल है डेंसिटी या वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे मेथड बताता हूँ, वही आप स्टेप्स फॉलो करना। वेपर डेंसिटी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इस बेसिस पे, ठीक है ना, तो वहां पे भी आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा इस तरह क्वेश्चंस में करना क्या होता है। सबसे पहले SO3 है, ये गैस ही है, ये SO2 प्लस O2 गैस, ये हाफ हो जाएगा। रिएक्शन सारे के सारे देख सकते हो बैलेंस है, यहाँ हाफ O2 गैस आ जाएगा। ओके,
स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं एनोड जो है इसका स्टार्टिंग में इनिशियली मोल जो था एनोड था, ये मैं मान लेता हूं, और ये क्या रहा होगा 0। जब इक्विलिब्रियम पे ये t इक्वल टू 0 पे है, और जब इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो ये एनोड में से इसको अल्फा के टर्म में लिखते हैं। अल्फा के टर्म में क्या लिखा जाता है? एनोड 1 माइनस अल्फा। अल्फा के टर्म में एनोड 1 माइनस अल्फा, इसे क्या लिखेंगे? एनोड अल्फा, और इसे क्या लिखेंगे? एनोड अल्फा अपॉन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में इसी तरह से लिखते हैं। फाइनली मोल्स क्या हो जाएगा? फाइनल मोल्स, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा ये आप मुझे बताओगे। तो फाइनली मोल्स आप ऐड करोगे तो एनोड 1 माइनस अल्फा, फिर ये एनोड अल्फा, फिर एनोड अल्फा बाय 2। तो इस तरीके से देखो, इसको आप एनोड 1 माइनस अल्फा को स्प्लिट करोगे तो एनोड माइनस एनोड अल्फा प्लस एनोड अल्फा, ये टर्म कट जाएगा, माइनस एनोड अल्फा प्लस एनोड अल्फा कट जाएगा, प्लस एनोड अल्फा बाय 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो एनोड 1 प्लस अल्फा बाय 2 आपको एक वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, डेंसिटी या वेपर डेंसिटी दिया हो या आपको निकालना हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास, मास कंजर्व लगा देना। इनिशियल मास का मतलब बिफोर इक्विलिब्रियम और एट इक्विलिब्रियम मास हमेशा यार कंजर्व रहता है। जितना मास स्टार्टिंग में लिए होगे वही मास आपको इक्विलिब्रियम पे ही मिलने वाला है। तो इसलिए मास आपको बस और बस इक्वेट कर देना, इनिशियल और फाइनल मास को इक्वेट कर देना है। तो उसके लिए आपको देखो क्या होगा, इनिशियल यदि हम मास की बात करें, मास इनिशियल और मास फाइनल, जरा इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझोगे। इनिशियली आपके पास था केवल क्या? SO3 था, SO2 और O2 तो था नहीं, और SO3 के आपको मोल्स भी दिए हैं एनोड, और मोल्स दिए हैं आपको, इसका मास लिखना है। तो मास क्या लिखोगे? मोल्स इनटू मोलर मास। यही आप रिलेशन यूज करोगे, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स SO3 का हमने माना हुआ है, रेज्यूम किया हुआ है एनोड, और मोलर मास SO3 का मोलर मास क्या हो जाएगा? सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, 48 और 32 ये आपका 80 हो जाता है। इनिशियल मास हो गया। फाइनल मास मैं कैसे लिखूंगा? तो फाइनल मास आपके लिए क्या हो जाएगा? तो इस अब देखो, फाइनल का मतलब मिक्सचर, क्योंकि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, और जब इक्विलिब्रियम पे आ चुका है तो ऐसे में SO3 भी, SO2 भी और O2 भी है, तीनों के तीनों हैं। तो ऐसे में मास और फाइनल मास जो लिखना होगा आपको, मोल्स इनटू मोलर मास, यही मोल्स इनटू मोलर मास। लेकिन अब मोलर मास कौन सा लेना पड़ेगा आपको? मिक्सचर का। और मोल्स कौन सा लेना पड़ेगा? तो मोल्स भी आपको मिक्सचर का ही लेना पड़ेगा। ये बात समझे? क्या मोल्स ऑफ मिक्सचर हमें पता है? तो मिक्सचर का मोल्स का मतलब ये पूरा का पूरा सम, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, जो कि क्या आ रहा है? एनोड 1 प्लस अल्फा। तो ये एनोड इंटू AT इक्वल टू, ये आ रहा है 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू एनोड भी है ना, और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। एनोड एनोड कट जाएगा, बस और बस एक ही वेरिएबल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। यदि ये आपको पता चल गया तो आपको अल्फा पता चल जाएगा, वही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो यार चलो यार सोचिए जरा, किस तरह से हम लोग ये पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, बस और बस यहीं पे आपका क्वेश्चन फंसा है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर के लिए देखिए सवाल में कुछ हिंट दिया गया होगा, बिल्कुल डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी में को आप मॉलिक्यूलर मास से किस तरह से रिलेट करते हो? देखो, आप आइडियल गैस पढ़े हो, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ये रिलेशन आप पढ़े होगे। यहीं पे देखो, P को N बाय VRT भी लिखा जा सकता है। देखते चला यार, डेंसिटी रो इक्वल टू PM अपॉन RT होता है, उसी रिलेशन को मैं यहाँ पे डिराइव कर दे रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से रिलेशन आता है। मैंने मोल्स को W बाय M लिख दिया, और ये W का मतलब गिवन मास बाय वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है? डेंसिटी RT अपॉन M। तो रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? PM अपॉन RT लिख सकते हो। तो यही रिलेशन में यहाँ पे यूज करने वाला मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि डेंसिटी आपको सवाल में दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर। एक और चीज देखिएगा, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो R होता है हमारा वो लीटर ATM ही तो यूनिट होता है। तो बिल्कुल हम R को क्या यूज कर सकते हैं? 0.0821। M आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर चाहिए, R गैस कांस्टेंट जो कि 0.082 ले लो, T टेम्परेचर कितना है? 727 डिग्री सेल्सियस। 727 का मतलब कितना हो गया? 1000 केल्विन हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आप पुट कर दोगे। तो डेंसिटी आपको दिया था, प्रेशर भी सवाल में कितना दिया है? 1.23 ATM। प्रेशर भी आपको दिया, R और T पता है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल लोगे। बात समझ में आ रही? तो वही रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करके ये चीज को कैलकुलेट करने वाले। सबसे पहले तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, और इधर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, ये वाला पार्ट आप लोग समझ गए होगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे बस और बस लिख देता हूं फाइनली जो हमारा रिलेशन आया था टोटल मोल्स का।
टोटल मोल्स यहां से कितना आया, ए नॉट 1 प्लस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, तो यहां से m इक्वल टू हो गया मॉलिक्यूलर मास रो आर टी अपॉन पी। तो यहां पे आप सॉल्व कर लो, रो कहे तो डेंसिटी जो कि दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर, आर का वैल्यू 0.082 ही लो आप, टी टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर आप 2727 मतलब 1000 आप ले लोगे, और फिर पी प्रेशर कितना दिया गया, वो भी 1.23 दिया गया। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आपको आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, मैनुअली सॉल्व करते हैं आपके साथ हम लोग। तो ये 0.9 है, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से एक जीरो ऊपर बचेगा। ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा इसको काट के छोटा करो, 3 3 जा, 3 से 4 जा, 3 से 1 जा, ये पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आएगा जो कि 1000 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो सिंपल है कैलकुलेशन, 41 और 82 दिख रहा होगा, ये डबल से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और इधर 10 बचा है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है, 60। मॉलिक्यूलर मास क्या आया, ये 60 है यार, मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, 60। तो मॉलिक्यूलर मास यदि 60 आ गया तो बस और बस यही तो फंस रहा था मैटर हमारा, तो ये एक तरह से हमारा काम भी हो गया। चलो यही रिलेशन को मैं यहाँ पे फिर से यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको 80 मिला था लेफ्ट में, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा बाई 2 और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ 60, ये 0 से 0, ये 2 3 जा 2 4 जा, ये 4/3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 2 है, तो ये 4/3 प्लस 1 है, इधर आएगा तो 4/3 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये आप करोगे तो 3 4 माइनस 1/3 इक्वल टू अल्फा बाई 2, और इस तरह से अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2/3। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया 2/3, जो कि किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी। तो देखिएगा सवाल अच्छा था, इस तरह के सवाल और आपको एक दो दिखते हैं तो वेपर डेंसिटी या कहीं डेंसिटी दिख जाए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिख जाए, तो यहाँ पे आप यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। इनिशियल मास में आप क्या मान लोगे, जो रिएक्टेंट है आप वही अज्यूम कर लोगे, केवल और केवल वही प्रेजेंट है। आपको अलग कुछ दे दिया गया स्टार्टिंग में तो अलग बात है, नहीं दिया है तो आप यही मानोगे कि केवल और केवल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट थे, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो आपको सबका मोल्स लेना पड़ेगा, टोटल मोल्स और इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, ये आपको लेना पड़ेगा फाइनल मोल्स के लिए, फाइनल मास के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है ना आपका यही कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था यहाँ पे। तो उम्मीद है कि यार ये चीजें आपको समझ में आ गई बढ़िया से। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार खुद से भी ये क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करने की कोशिश करना। यदि आपसे नहीं हुए होंगे क्वेश्चन तो आप एक बार खुद से भी इसी क्वेश्चन को ट्राई करना, जिससे कि यार एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। ये सवाल तो यार हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन नंबर 51। चलिए इस सवाल पे आते हैं। चलिए देखिएगा, सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन अक्सर गलती यहाँ पे भी लोग कर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल है बट गलती हो जाती है, इसलिए गलती नहीं करना आपको। सुटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग करना है ना, तो आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना, ये मतलब है आपको। तो आइस को जब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में आपको बताना है भाई, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या फेवर करेगा। तो टेम्परेचर तो सिंपल है, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइस मेल्ट होकर लिक्विड वाटर में जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा कि हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेशर के टर्म से बात करते हैं, हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो देखो आइस और लिक्विड में यदि हम बात करें तो आइस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं या लिक्विड में क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो पता होगा आपको आइस क्या होते हैं, लेस डेंसर देन वाटर होते हैं, आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो आइस की डेंसिटी कम होती है, इस वजह से तो आइस फ्लोट ऑन वाटर, पता है आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइस जो होता है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मतलब यहाँ पे आपको पता भी होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े भी होगे इस टॉपिक को, कि जो आपका आइस होता है उसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वाटर 4H बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। बस और बस आपको जो ध्यान में रखना है कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, मींस इसका वॉल्यूम कम होता है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। इट हैज हाई वॉल्यूम, इट हैज
लो वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? तो अब प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा और प्रेशर कम करने पे क्या होगा, इसे ही अपने को समझना है। टेम्परेचर का तो सिंपल था, टेम्परेचर से तो समझ में आ गया होगा। मान लीजिए प्रेशर बढ़ा देते हैं, यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ये आइस हमारे पास है, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जानी चाहिए, जरा सोचिए। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के पार्टिकल पास पास में, आइस में क्या था, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, डेंसिटी कम थी, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, इसके पार्टिकल पास पास में आएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वही यदि प्रेशर कम कर रहे होते तो प्रेशर कम करने का मतलब आइस के वॉल्यूम और मतलब कि उल्टा हो जाता। प्रेशर कम कर रहे होते तो क्या हो जाता रिएक्शन, प्रेशर पार्टिकल को पास पास ला रहे, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, प्रेशर को कम कर रहे हैं मतलब पार्टिकल्स को दूर दूर ले जा रहे हैं, तो दूर दूर ले जा रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड कर जाता, मतलब कम वॉल्यूम की ओर, ज्यादा प्रेशर कम करने का मतलब ज्यादा वॉल्यूम की ओर रिएक्शन प्रोसीड कर जाता। तो ज्यादा वॉल्यूम इधर है तो रिएक्शन इधर प्रोसीड कर जाता। तो इसलिए आप इस तरह के सवाल को आप टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर will favor melting of ice। क्लियर? चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन गलती हो जाती है तो गलती नहीं करना, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन देखिएगा, NH4HS NH3+, इस तरह के सवाल हमने स्टार्टिंग में ही किया हुआ है, ठीक है ना। तो शायद लग रहा मुझे सेम क्वेश्चन है या डिफरेंट है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो आप लोग यार चाहे तो आप एक बार बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। बता भी दिया तो बट हाँ एग्जैक्टली मतलब सेम क्वेश्चंस थे, वैल्यू बस डिफरेंट हो सकते, तो आप लोग खुद से देख लेना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए, ये सवाल पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले यार सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, अमोनियम सल्फाइड एंड अमोनियम सेलेनाइड ऑन हीटिंग डिसोसिएट्स इट्स। तो देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड्स की बात हो रही है, एक अमोनियम सल्फाइड है और एक अमोनियम सेलेनाइड है। सल्फर सेलेनाइड और सल्फर दोनों के दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओ स्टाइल से टीपो। तो अमोनियम जब सल्फाइड को हीट किया जा रहा है तो यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन आएगा। तो ये अमोनिया 2NH3 प्लस H2S दे रहा है, जिसका Kp1 वैल्यू आपको गिवन है। अगेन यहाँ पे अमोनियम सेलेनाइड को हीट किया गया, NH3 प्लस H2S दिया, Kp2 का वैल्यू दिया गया। टोटल प्रेशर ओवर द सॉलिड मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, आपको टोटल प्रेशर बताना है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। टोटल प्रेशर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यार दोनों का जो एक्सप्रेशन है डिसोसिएशन का वो आप लिखोगे। तो इसको आप हीट करोगे तो 2NH3 प्लस H2S लिखोगे। यहाँ पे यदि इसको डिसोसिएट करोगे तो मान लीजिए ये P0 था पहले, माइनस एक्स आएगा तो ये 2x और ये x, ये दोनों गैस है, ये सॉलिड है। सॉलिड का प्रेशर आप कंसीडर तो करोगे नहीं, ये दोनों गैस है, इनका प्रेशर जरूर कंसीडर होगा। तो फिलहाल इसको तो आप बस यूं ही रहने दे। सेलेनियम आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NH3 प्लस H2S ही आ जाएगा इस बार। ये P0 जो भी P0 डैश जो भी मानना है मान लीजिए, माइनस y आएगा तो ये 2y और ये y आ जाएगा। इससे मतलब है नहीं तो इसको आप हटा ही दो। अब जरा देखिएगा, एक ही कंटेनर के अंदर हीटिंग चल रहा है, ठीक है ना, ये एक ही कंटेनर के अंदर हीटिंग चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, NH3 आपको जो दिखने वाला है उसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा। तो यहां से NH3 आ रहा था 2x, यहां से आ रहा था 2y, तो टोटल जो प्रेशर हो जाएगा NH3 का वो 2x प्लस 2y। जब भी कोई कॉमन स्पीसीज दिखे तो उसका प्रेशर, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका मोल्स आपको दोबारा लिखनी होती है, ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू। तो ये 2y है और ये प्लस 2x है, समझ जाना यार तुम लोग। टोटल प्रेशर यदि हम बात करें, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, NH3 का प्रेशर, H2S का और पहले NH3 का प्रेशर, NH3 का प्रेशर, H2S का प्रेशर और साथ ही साथ H2SE का प्रेशर, ये तीनों प्रेशर आप ऐड कर दोगे। NH3 का प्रेशर कितना है, 2x प्लस 2y, ठीक है ना, टोटल ऐड कर दिया था 2, मतलब ऐसा आप लिख सकते हो। और H2S का प्रेशर x और H2SE का प्रेशर है y। तो यहां से क्या आ गया, 2x मतलब ये 3, मतलब 2x प्लस 2y प्लस x प्लस y, 3 टाइम्स x प्लस y आ जा रहा है। तो देखो यार, आपको टोटल जो प्रेशर निकालना था वो 3 टाइम्स x प्लस y के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब केवल आपको x प्लस y का वैल्यू पता चल जाए तो आपका यार काम हो जाएगा।
तो आपको करना क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो आपको देख सकते हो kp1 और kp2 दिया है, कहीं ना कहीं उसको यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल प्रेशर याद रखिएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई है, x प्लस वाई पता चल गया, काम हो गया, उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे साइड कर दे रहा हूँ। टोटल प्रेशर आपको इसके बराबर होना है 3x प्लस वाई, बस और बस x प्लस वाई कैसे आएगा ये आपको सोचना है। kp1 का वैल्यू दिया है, kp1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये 2 टाइम्स x प्लस वाई हो रहा था और ये x हो रहा था। इसकी बात करें तो ये 2 टाइम्स अगेन x प्लस वाई, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके लिखेगा और ये वाई, कोई दिक्कत। तो kp1 का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2S का पावर में 1 ही रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, जब प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर करोगे और फिर प्रेशर ऑफ H2S आएगा, NH3 का प्रेशर कितना है, 2 टाइम्स x प्लस वाई है, 2 टाइम्स x प्लस वाई है, और इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर हो रहा था, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ इंटू एक्स है। तो इस तरह से kp1 का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 2 का स्क्वायर 4 x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये kp1 आ गया। क्लियर, ये इक्वेशन 1 बना देता हूं। और इसी तरह से kp2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो kp2 में अगेन प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर करोगे जिसका वैल्यू 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर इंटू वाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू वाई। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x प्लस वाई निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, पहले आप यदि ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन, फिर अंदर x प्लस वाई का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे काम कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, kp1 का वैल्यू 9 है और kp2 का वैल्यू 4.5 इंटू 10, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। यदि आप डिवाइड कर देते हो तो kp1 के जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, थोड़ा सा मैं देखो यार डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर दे रहा हूँ, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 है। ये 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूरा का पूरा खत्म, ये x प्लस वाई मिल जाएगा, ये भी खत्म 4.5 से 2। तो यहां से x इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू क्या मिल गया, 2y मिल गया। ये बात समझ में आ रही है, x का वैल्यू क्या मिल गया, 2y। अब क्या करो, इस वैल्यू को किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो आप, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, और इक्वेशन 1 में जब पुट करूंगा तो kp1 के बारे में देखो, kp1 का वैल्यू कितना था, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 4 टाइम्स x के जगह पे 2y रखोगे तो 2y प्लस वाई, 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर का मतलब 9y स्क्वायर, और फिर x के जगह पे फिर से 2y रखोगे तो ओवरऑल आपको जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से 9 से 9 उड़ा दो, 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 4 टू द 8 y क्यूब हो जा रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 8, और इसी का आपको क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 1 मिल जाएगा, नीचे 2 मीन्स 1 अपॉन 20 मिल गया y का वैल्यू। ये बात समझ में आ रही, y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 अपॉन 20। तो थोड़ा यार देखो जगह कम होने की वजह से मैं इधर वाला पार्ट में कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मिटा रहा हूँ यार, तुम लोग थोड़ा यदि किसी को जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट के आगे पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत तो आप लोग को है नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से x प्लस वाई में y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 20। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2y के बराबर था, तो 2y का मतलब 2 अपॉन 20, कोई दिक्कत नहीं। आपको टोटल प्रेशर के लिए क्या चाहिए था, x प्लस वाई चाहिए था, 3 टाइम्स x प्लस वाई चाहिए था, क्या मिला कि नहीं मिला, टोटल प्रेशर इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस वाई। तो x है 1 अपॉन 20 और y है, सॉरी ठीक है चलो, x का वैल्यू 2 अपॉन 20 था और इसका वैल्यू 1 अपॉन 20 है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसे। ये 2/20, ये 1/20, तो यहाँ से 3 इंटू 20 और ये 3, तो सही है 9 अपॉन 20 आ जा रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.20 से 4 जा 80,
10 अभी भी कैरी 105 तो इस तरह से जो फाइनल प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर आ रहा है वो 0.45, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो अच्छे सवाल थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन में भी जोर लगाना पड़ेगा, किस तरह से करना नहीं करना, और सबसे बड़ी बात पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट, चलिए वो हमारा था लास्ट सवाल, केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट सवाल वही था, और हमारा ये सेशन समाप्ति की ओर बढ़ चला है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा कि यार हर तरह के क्वेश्चंस हमने लिए, कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस लिए हुए लास्ट में, और कुछ बेसिक्स लेवल के भी लिए, कुछ मॉडरेट लेवल के भी लिए, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में मिलेंगे उन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ था अपने इस स्लाइड में। तो डेफिनेटली आप यदि एक बार बनाते हो इन पूरे क्वेश्चंस को ऑनेस्टली खुद से, तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, और नीट हो या जेईई के एग्जाम में आप जा रहे हो, जरूर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। चलिए तो सेशन को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।